है, तो आज का जो लैब है वो है सीरीज आरएलसी सर्किट। ठीक है, आरएलसी जिसमें एक ऐसा सीरीज सर्किट जिसमें रेजिस्टर भी होगा, जिसमें इंडक्टर भी होगा और जिसमें कैपेसिटर भी होगा। ये जो लैब है आज का, ये पिछले दो लैब्स का कॉम्बिनेशन है। हमने आरएल और आरसी सर्किट पढ़ लिए हैं, जिसमें हमारे पास इंडक्टर था पिछले लैब में, और उससे पिछले लैब में हमारे पास कैपेसिटर था, जिसमें हमने कैपेसिटिव रिएक्टेंस फाइंड किया था। ठीक है, आज के लैब में हम आरएलसी यानी जिसमें तीनों कंपोनेंट्स होंगे, ऐसे सर्किट को एनालाइज करेंगे। जिस तरह हमने आरएल और आरसी में पढ़ा था, जब हम उसको एनालाइज कर रहे थे, यानी इंडक्टिव कैपेसिटेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस हम फाइंड कर रहे थे, तो हमने ये कहा था कि कैपेसिटर और इंडक्टर का जो बिहेवियर है एसी के केस में वो डिफरेंट होता है। तो आरएलसी सर्किट में यहाँ पे हम एसी के लिए ये सीरीज सर्किट एनालाइज करेंगे, तो यहाँ भी इनका जो बिहेवियर है वो बिल्कुल डिफरेंट है डीसी के केस से। ओहमिक रेजिस्टर, जो प्योर ओहमिक रेजिस्टर होता है, उसमें हमारे पास करंट और क्या चीज है, वोल्टेज, ये दोनों इन फेज होते हैं, कोई फेज डिफरेंस इनमें नहीं होता। ठीक है, जबकि इंडक्टेंस में वोल्टेज जो है वो लीड करता है और कैपेसिटेंस में वोल्टेज जो है वो लैग करता है। ठीक है, ये सारी बातें जो थी ये पिछले लैब से थी, जो हमने दो लैब्स किए हुए। वोल्टेज जो है वो इंडक्टर में लीड करता है, जबकि कैपेसिटर में वोल्टेज लैग करता है बाय 90 डिग्री। ठीक है, इस चीज को हमने, इसके वेवफॉर्म को हमने देख लिया था पिछले दो लैब्स में। आज के लैब में हम एम्पीडेंस फाइंड करेंगे, और एम्पीडेंस क्या चीज है, वो इन तीनों जो ओहमिक कंपोनेंट्स है, जिनमें तीनों का थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस है। रेजिस्टर का तो वो तो प्योर रेजिस्टर है, उसका तो रेजिस्टेंस होता ही है, जो इसकी वैल्यू होती है वही उसका रेजिस्टेंस होता है। लेकिन जो कैपेसिटर है और इंडक्टर है, उनका जो रिएक्टेंस है या उनका जो ओहमिक इक्विवेलेंट वैल्यू है वो चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी। कैपेसिटर के केस में फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो कैपेसिटेंस रिएक्टेंस कम होगा। ठीक है, इंडक्टर के केस में अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो रिएक्टेंस ज्यादा होगा। तो आज के लैब में हम एम्पीडेंस फाइंड करेंगे, और एम्पीडेंस जो है वो रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटेंस में तीनों इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अगर हम बात कर ले रेजिस्टर की और साथ में उनके रेजिस्टर्स और उनके रिएक्टेंस की बात करें, एक्स और आर की। ठीक है, तो रेजिस्टर के केस में हमारे पास रेजिस्टर जो होता है, वो जो रेजिस्टर की वैल्यू होती है, जो उसका रेजिस्टेंस होता है उसी के इक्वल होता है, उसका रिएक्टेंस कोई नहीं होता। ठीक है, और उसका जो फॉर्मूला है या उसका जो एम्पीडेंस है वो है ZR, और उसमें हमारे पास वो इक्वल होता है सिंपल R के, यानी जो आपके रेजिस्टर का रेजिस्टेंस है उसी के इक्वल होता है, और उसमें कोई फेज शिफ्ट नहीं होता, वो उसमें करंट और वोल्टेज इन फेज होते हैं। ठीक है, 0 डिग्री का उसमें फेज शिफ्ट होता है। अगर हम इंडक्टर की बात करें, आपकी थ्योरी की क्लास हो गई है? यस सर। सर थ्योरी या में नहीं? हमने आरएलसी सर्किट नहीं पढ़ा है अभी तक। अच्छा, ठीक है, ठीक है, फिर मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर लेता हूँ इस चीज को। अच्छा, इंडक्टर के केस में आपके पास जो प्योर रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो तो 0 होती है, लेकिन x आपके पास ओमेगा एल के इक्वल होता है। ठीक है, ऐसा ही है, x आपके पास ओमेगा एल के इक्वल होता है। और इसका जो एम्पीडेंस होता है वो हमारे पास इक्वल होता है, अगर हम ZL की बात करें तो वो है j ओमेगा एल। ठीक है, जे क्या है, आयोटा है, कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास, अगर हम इसका उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दे तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा ओमेगा एल, इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा ओमेगा एल, और इसकी जो वो है थीटा है, जो एंगल है उसका, वो आ जाएगा +90 डिग्री।
ठीक है, किस तरह से आप कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, किस तरह से आप उसका थीटा फाइंड करते हैं, ये आप लोगों ने एफएससी में पढ़ा हो। ठीक है, तो इंडक्टर के केस में हमारे पास जो एम्पिडेंस है वो जे ओमेगा एल के इक्वल होता है, और अगर हम उसका मैग्नीट्यूड और थीटा फाइंड कर ले तो वो ओमेगा एल विद प्लस 90 डिग्री आता है। इसी तरह कैपेसिटर के केस में क्या होता है, कैपेसिटर के केस में भी रेजिस्टेंस 0 होता है, रिएक्टेंस आपके पास होता है 1 ओमेगा सी के इक्वल, और जेड सी आपके पास इक्वल होता है किस चीज के, 1 जे ओमेगा सी के। ठीक है, तो अगर हम इसको पोलर फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दें, इसके मैग्नीट्यूड और उसमें एंगल में, तो ये आ जाएगा 1 ओवर ओमेगा सी, और एंगल इसका आ जाएगा -90 डिग्री। ठीक है, अच्छा, सीरीज जो आरएलसी सर्किट्स होते हैं इसको हम सेकेंड ऑर्डर सर्किट्स भी कहते हैं। इसको सेकेंड ऑर्डर सर्किट क्यों कहते हैं, इसलिए क्योंकि इसमें हमारे पास जो एनर्जी एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं वो दो हैं। ठीक है, एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स या एनर्जी स्टोरिंग कंपोनेंट्स जो इसमें हम यूज करें वो दो है, इंडक्टर भी है, कैपेसिटर भी है। इस वजह से हम इन सर्किट्स को, जो आरएलसी सर्किट्स हैं, इनको सेकेंड ऑर्डर सर्किट्स भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब अगर इस जो इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे पेंट में नोट कर दी है कि हमारे पास रजिस्टर में एंगल जो है वो 0 डिग्री है, और इंडक्टर के केस में +90 डिग्री है, कैपेसिटर के केस में -90 डिग्री। ठीक है, तो अगर हम इनके वेवफॉर्म बनाए तो वो किस तरह के बनेंगे। अगर वी आर का हम वेवफॉर्म बनाएंगे तो उसका जो वेवफॉर्म होगा उसमें कोई फेज शिफ्ट नहीं होगा। ठीक है, इस तरह का उसका वेवफॉर्म होगा वी आर का। अगर हम वेवफॉर्म बनाए इंडक्टर का, तो इंडक्टर में हमने क्या कहा है कि हमारे पास जो वोल्टेज है वो लीड करता है। इसका मतलब यह है कि वोल्टेज का जो वेवफॉर्म है वो इस तरह से होगा। इसी तरह अगर हम वीसी का वेवफॉर्म बनाए तो उसका जो वेवफॉर्म है वीसी का वो कुछ यूं बनेगा। अब इसमें जो है वोल्टेज लैग करता है, करंट लीड करता है, तो इसका जो वोल्टेज का जो वेवफॉर्म है वो इस तरह से। ठीक है, ये आपका वीसी का वेवफॉर्म होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, जो फेज शिफ्ट है हमारे पास, जो फेज डिफरेंस है वो हमारे पास वीएल में 90 डिग्री है, वीसी में -90 डिग्री है। तो अगर हम वेक्टर्स के फॉर्म में इनको रिप्रेजेंट कर दे तो हमारे पास जो रेजिस्टर के वोल्टेज के साथ वीआर के साथ जो वीएल का जो एंगल है वो 90 डिग्री है वीएल का, जबकि वीसी का जो है वो -90 डिग्री है। ठीक है, करंट हमारे पास सीरीज सर्किट में आपको पहले से पता है कि वो कॉमन होता है, तो वो सब में उनका जो वो है वेवफॉर्म है वो सेम रहेगा। ठीक है, हमें ये भी पता है कि सीरीज सर्किट में जो वोल्टेज होता है वो डिवाइड होता है। ठीक है, लिहाजा यहाँ पे हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को यूज करेंगे। ठीक है, हमारे पास एक लूप बन गया है जिसमें 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, और हर एक कंपोनेंट पे हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप होगा या फिर वोल्टेज राइज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सोर्स वोल्टेज या सम ऑफ द वोल्टेज फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज हर एक कंपोनेंट पे डिफरेंट होगा। ठीक है, क्योंकि सीरीज में वोल्टेज जो है वो हर एक कंपोनेंट पे डिफरेंट होगा। अच्छा, अगर हम इंडिविजुअल हर एक कंपोनेंट का वोल्टेज वेक्टर बनाए तो उसका जो वेक्टर बनेगा वो किस तरह का बनेगा। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन? यहां तक अगर क्वेश्चन नहीं है तो मैं इरेज कर देता हूं इसको। हाँ सर।
चलिए ठीक है। इंडिविजुअल अगर हम हर एक का वेक्टर बनाएं तो हमारे पास जो वोल्टेज वी आर है वो हमारे पास इन फेज होता है। ठीक है, कोई फेज डिफरेंस उसमें नहीं होता। ठीक है, अगर हम वीएल का वेक्टर बनाएं तो उस केस में हमारे पास क्या होता है, वीएल जो है उसका वेक्टर जो है वो कुछ इस तरह से होगा कि उसका करंट के साथ जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, इसको हम इसके लिए जो हम यूज करते हैं ELI एक्सप्रेशन। ELI का मतलब है कि वोल्टेज एन इंडक्टर लीड करता है करंट को। ठीक है, इसी तरह अगर हम इंडिविजुअल वेक्टर बनाए उसका जो कि है क्या VC, तो उसका जो करंट के साथ एंगल बनता है वो है -90 डिग्री। ठीक है, और कैपेसिटर के लिए हम जो एक्सप्रेशन यूज करते हैं वो है ICE, यानी कि करंट जो है वो लीड करता है कैपेसिटर के केस में वोल्टेज को। ठीक है, कैपेसिटर के केस में करंट जो है वो वोल्टेज को लीड करता है। अब यहाँ पे हम डीसी की तरह किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ एसी के केस में हम थोड़ा डिफरेंट अप्लाई करते हैं। यहाँ पे हम जब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ सीरीज सर्किट पे अप्लाई करते हैं तो हम वेक्टर सम फाइंड करते हैं बजाय इसके कि हम अरिथमेटिक सम फाइंड कर ले डिफरेंट वोल्टेज ड्रॉप्स का। ठीक है, यहाँ पे हम वेक्टर सम यूज करते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास VC का अपना वेक्टर है, VL का अपना वेक्टर है और VR का अपना वेक्टर है। तो जब हम यहाँ पे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे तो हम यहाँ पे यूज करेंगे हेड टू टेल रूल ऑफ वेक्टर सम। ठीक है, हेड टू टेल रूल आप लोगों ने मैट्रिक में भी पढ़ा होगा, आपने FSC में भी पढ़ा होगा वेक्टर्स के चैप्टर में कि किस तरह से आप डिफरेंट वेक्टर्स को आपस में ऐड करते हैं, उनका सम फाइंड करते हैं। उसके लिए उनका सम या एडिशन फाइंड करने के लिए आप जो रूल यूज करते हैं वो है हेड टू टेल रूल। ठीक है, हेड टू टेल रूल में आप लोग क्या करते हैं, हेड टू टेल रूल में आप एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल के साथ कंबाइन करते हैं और जितने भी वेक्टर्स हैं इसी तरह आप उनके साथ करते जाते हैं कि एक का हेड दूसरे के टेल के साथ कंबाइन करते हैं एंड सो ऑन। और एंड में जब आप उसका रिजल्टेंट फाइंड करते हैं या उनका सम फाइंड करते हैं तो लास्ट वेक्टर का हेड और फर्स्ट वेक्टर का टेल आपस में कंबाइन कर लें तो उससे जो आपके पास वेक्टर आता है वो आपका रिजल्टेंट वेक्टर या उनका सम होता है। ठीक है, ऐसा ही है। एनी कंफ्यूजन? किसी को कोई कंफ्यूजन यहां तक? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम एक सर्किट बनाए जिसमें आपके पास AC सोर्स हो, उसमें आपके पास रेजिस्टर हो, उसमें आपके पास इंडक्टर हो और एक कैपेसिटर हो। ठीक है, ये हमारे पास R हो गया, ये हमारे पास L इंडक्टर और ये हमारे पास हो गया कैपेसिटर C। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे पास वोल्टेज है उसको हमने VR कह दिया, रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है। ठीक है, इसी तरह इंडक्टर के अक्रॉस हमारे पास जो वो है वोल्टेज ड्रॉप है उसको हमने VL कह दिया।
और कैपेसिटर के अक्रॉस जो हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप है उसको हम VC कह देते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास VS या VN हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इस सर्किट पे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करें तो हमारे पास इसका जो इक्वेशन बनेगा अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ हमारे पास क्या होता है, सम ऑफ द वोल्टेज इन अ क्लोज्ड लूप इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अगर हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करें तो वो हमारे पास इक्वल हो जाएगा VS माइनस VR, ठीक है, माइनस VL और माइनस VC इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहां पे अगर हम देख ले तो VR हमारे पास इक्वल होता है IR के, ठीक है। इसी तरह VL हमारे पास इक्वल होता है L DI डिवाइडेड बाय DT के, ठीक है। और VC हमारे पास इक्वल होता है Q बाय C के। Q इज इक्वल टू CV से अगर हम V फाइंड कर ले तो V बाय C के इक्वल हो जाता है, Q बाय C के इक्वल हो जाता है हमारे पास वोल्टेज, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अगर हम VS को इस साइड पे रहने दें और जो नेगेटिव कंपोनेंट्स है उन सारों को उस साइड पे शिफ्ट कर दे तो ये इक्वेशन हमारे पास किस तरह का बन जाएगा, VS इक्वल्स टू IR प्लस L DI बाई DT और प्लस Q बाई C, ठीक है। अच्छा, तो हम क्या करते हैं, हम अब वेक्टर सम फाइंड करते हैं। हमारे पास जो वेक्टर्स हैं VS का, सॉरी VS का नहीं, VR का, VL का और VC का, ठीक है। एक वेक्टर हमारे पास इस तरह का है VR का, दूसरा हमारे पास VL का कुछ इस तरह का है और VC का हमारे पास इस तरह है, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम ये जो हमारे पास वो है वेक्टर्स हैं इनका हम सम फाइंड करते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम ऐसा करें कि ये जो VL और VC है इसको अगर हम कंबाइन कर ले तो इस तरह का हमारे पास एक वेक्टर बन जाएगा, क्योंकि इनका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है लेकिन डायरेक्शन इनका डिफरेंट है, इसलिए अगर हम इन दोनों को आपस में सम कर ले तो इससे जो हमारे पास वेक्टर बनेगा वो होगा VL माइनस VC, ठीक है। अगर VL और VC को अगर हम आपस में सम कर ले तो इनका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है लेकिन डायरेक्शन इनका डिफरेंट है, लिहाजा अगर हम इनको सम कर ले तो हमारे पास जो रिजल्टेंट एक वेक्टर आएगा वो होगा VL माइनस VC और दूसरा जो हमारे पास वेक्टर है वो है VR, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम इन दोनों को आपस में ऐड कर लेते हैं कि इनसे हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो किस तरह का होगा। एक हमारे पास VR हो गया और अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल हम जब दूसरा वेक्टर उसके साथ ऐड करते हैं तो दूसरे वेक्टर का टेल और फर्स्ट वेक्टर का हेड आपस में कंबाइन कर लेते हैं, तो ये दूसरा वेक्टर बन गया जिसको हमने कह दिया है VL माइनस VC। रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम फर्स्ट वेक्टर का टेल और लास्ट वेक्टर का हेड आपस में कंबाइन कर देते हैं, ठीक है। तो इससे हमारे पास आ जाएगा ये जो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर बन गया ये है VL VR प्लस VL माइनस VC। मैं जरा क्लियर इसको बना दूं ताकि आप लोगों को समझ आए। एक हो गया VR, दूसरा हो गया VL
माइनस वी सी, और उनका जो रिजल्टेंट बन गया वो हो गया वी आर प्लस वी एल माइनस वी सी। ठीक है, तो ये हमारे पास इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट बन गया। यहाँ पे अगर हम देख ले तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, और राइट एंगल ट्राइंगल की जब बात आती है तो आपको पिथागोरस थ्योरम याद हो। ठीक है, पिथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे पास उसका जो एक्सप्रेशन है वो क्या है कि आपके पास जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास हाइपोटेन्यूज जो है वो है वी आर प्लस वी एल माइनस वी सी वाला वेक्टर, जो कि ये वाला है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो बेस है वो वी आर है। ठीक है, वी आर हमारे पास बेस है, और वी सी जो है वो हमारे पास परपेंडिकुलर है। ठीक है, सॉरी, वी एल माइनस वी सी हमारे पास परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो अगर हम पिथागोरस थ्योरम इस राइट एंगल ट्राइंगल पे अप्लाई करें तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगा वो किस तरह का होगा? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइप स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारे पास यहाँ पे है वी आर प्लस वी एल माइनस वी सी और होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमारे पास क्या है? बेस हमारे पास है वी आर स्क्वायर, और यहाँ पे परपेंडिकुलर जो है वो है वी एल वी सी, वी एल माइनस वी सी होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास अगर हम देख ले वहां से तो ये चीज हमारे पास इक्वल है वी एस के। ठीक है, हमारे पास ये जो वी आर प्लस वी एल माइनस वी सी है ये इक्वल है वी एस के। ये हमारा वोल्टेज जो है इन तीनों का समेशन है, तो इसको हम वी एस लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया वी एस स्क्वायर इज इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी होल स्क्वायर। अगर दोनों साइड्स पे अंडर रूट ले ले तो उससे हमारे पास क्या चीज आ जाएगा? वी एस इक्वल्स टू वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी होल स्क्वायर। ठीक है, इससे हमारे पास जो सोर्स वोल्टेज है उसका एक्सप्रेशन आ गया। अब अगर हम ओहम्स लॉ को यूज कर ले तो उस हिसाब से हमारे पास जो वी आर है वो आई आर के इक्वल है, वी एल जो है वो आई एक्स एल के इक्वल है। ठीक है, वी आर आई आर के इक्वल है, वी एल आई एक्स एल के इक्वल है। ठीक है, और वी सी आई एक्स सी के इक्वल है। ठीक है, इन तीनों एक्सप्रेशंस को वी आर वी एल और वी सी को अगर हम ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर दे तो क्या बन जाएगा? उससे हमारे पास वी एस बन जाएगा अंडर रूट आई आर स्क्वायर के प्लस आई एक्स एल माइनस आई एक्स सी होल स्क्वायर के। ठीक है, अगर हम आई इससे कॉमन कर ले तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर एन टू आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है, अब
आई के ऊपर भी स्क्वायर है और अंडर रूट भी उसके ऊपर है, तो इसका जो अंडर रूट है वो इसके स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा आई, यानी आई बाहर आ जाएगा और अंडर रूट के अंदर हमारे पास रह जाएंगे आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर। ठीक है, अगर हम ये कहें आई जी, अगर इस एक्सप्रेशन की जगह हम जी को यूज करें तो इसका मतलब ये हो गया कि जो जी है वो हमारे पास इक्वल है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर। तो ये जो सारी कैलकुलेशन हमने की, ये हमने इस चीज को फाइंड करने के लिए की। ठीक है, हमने जितनी भी कैलकुलेशन की हमने इसलिए की कि हम एंड में ये इम्पीडेंस का जो एक्सप्रेशन है इसको फाइंड कर लें। ठीक है, तो वी एस हमारे पास आई जी के इक्वल हो गया और जी हमारे पास इक्वल हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी स्क्वायर होल अंडर द रूट। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक्स एल और एक्स सी के जो अपने एक्सप्रेशन है वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, हम हमारे पास ये इक्वल हो जाएगा किसके, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 ओवर ओमेगा सी होल स्क्वायर भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया किस चीज का फार्मूला, इम्पीडेंस का फार्मूला, और इसी फार्मूले को हम यूज करेंगे और अपने सर्किट का इम्पीडेंस फाइंड करेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको एंगल फाइंड करना हो, जो राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है उसमें अगर आपने फेस मालूम करना हो, जो एंगल है उसको मालूम करना हो, तो उसके लिए आप कोई भी ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन यूज कर सकते हैं। ठीक है, लाइक आपके पास साइन है तो साइन हमारे पास इक्वल होता है किसके, साइन थीटा होता है किस चीज के, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे परपेंडिकुलर है वी एल माइनस वी सी और हाइपोटेन्यूज जो है वो है क्या चीज, वी आर प्लस वी एल माइनस वी सी। तो इससे भी आप थीटा फाइंड कर सकते हैं। अगर साइन को दूसरे साइड पे शिफ्ट कर ले तो साइन इनवर्स ऑफ दीज टू न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स आप थीटा फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा कॉस से भी कर सकते हैं और टेंजेंट भी नॉर्मली हम यूज करते हैं फॉर फाइंडिंग थीटा। तो टेंजेंट थीटा हमारे पास इक्वल होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस के, और अगर हम परपेंडिकुलर यहाँ पे देख ले तो वो है वी एल माइनस वी सी और बेस हमारे पास है वी आर। तो इससे हमारे पास जो थीटा बन जाएगा वो होगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ वी एल माइनस वी सी डिवाइडेड बाय वी आर। ठीक है, तो इससे आप जो थीटा है वो भी फाइंड कर सकते हैं इस एक्सप्रेशन से। अब हम आते हैं लैब की तरफ, और लैब में हमने क्या चीज करनी है, हमने इस तरह का ही एक सर्किट डिजाइन करना है प्रोटीज के अंदर और फिर उसकी एनालिसिस करनी है प्रोटीज के अंदर। ठीक है, मैं एक्सपेरिमेंट नंबर 4 हमारा खोल देता हूं। सीरीज आरएलसी सर्किट आपने बनाना है इस तरह का अपने उसके अंदर प्रोटीज के अंदर। ये जो सर्किट है इसको आपने डिजाइन करना है प्रोटीज के अंदर। आप लोगों ने जो कंपोनेंट्स लेने हैं वो है 10 नैनो फैराड का कैपेसिटर, 10 मिली हेनरी का इंडक्टर और 1 किलो ओम का रेजिस्टर। इसके अलावा फंक्शन जनरेटर और ऑसिलोस्कोप भी आपको चाहिए। तो फंक्शन जनरेटर को हम एसी वोल्टेज देने के लिए अपने सर्किट को यूज करते हैं, ऑसिलोस्कोप पे अपने आउटपुट्स देखते हैं, और जो कंपोनेंट्स हम यूज करेंगे तो उनकी जो वैल्यूज हैं वो ये वाली है, 10 नैनोफैराड, 10 मिली हेनरी और 1 किलो ओम की। ठीक है, प्रोसीजर आपको गिवन है मैनुअल में, इसको फॉलो करेंगे और जो जो स्टेप्स इसमें गिवन है
उनके मुताबिक अपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें। अ, आपने इस एक्सपेरिमेंट को दो डिफरेंट कैपेसिटर, इंडक्टर और रेजिस्टर के वैल्यूज के लिए करना है। एक जो ऊपर गिवन थी, अगर पॉइंट नंबर 6 में देख लें तो है रिपीट द एक्सपेरिमेंट फॉर 1 नैनो फैराड कैपेसिटर, 1 मिली हेनरी इंडक्टर एंड 1 किलो ओम रेजिस्टर। तो इसके लिए आपने इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा परफॉर्म करना है, और ये जो डेटा टेबल्स हैं दो, ये आपके पास दोनों केसेस के लिए अलग अलग दो टेबल्स आ जाए। ठीक है, आप लोगों ने एक्स सी फाइंड करना है, थ्योरेटिकल, एक्सपेरिमेंटल और उनका डिविएशन, लेकिन आरएलसी सर्किट। ठीक है, एक्स एल फाइंड करना है और फिर जी फाइंड करना है जो एम्पिडेंस है, और लास्ट में आप लोगों ने थीटा फाइंड करना है। इसी तरह दूसरे टेबल में, टेबल 2 में आप लोगों ने फाइंड करना है वी सी, वी एल, वी आर और वी एस, और एंड में आपने उनका थीटा भी फाइंड करना। ठीक है, आपके पास दोनों के एक्सप्रेशन डिराइव हो गए हैं, इम्पिडेंस के भी और वोल्टेज के भी। तो इन फार्मूलों को इस्तेमाल करते हुए आप लोगों ने ये जो टेबल्स हैं इनको फिल करना है और इनकी वैल्यूज को सर्किट के अंदर फाइंड करना। तो मैंने प्रोटीज के अंदर ऑलरेडी ये जो सर्किट है, आरएलसी सर्किट, ये मैंने बना लिया है। ठीक है, फंक्शन जनरेटर के साथ मैंने 1 किलो ओम का रेजिस्टर, 10 मिली हेनरी का इंडक्टर और 10 नैनोफैराड का जो कैपेसिटर है वो मैंने लगा दिया है। सीरीज में इनके साथ मैंने एसी एमीटर लगा दिया है ताकि मैं करंट को भी फाइंड कर सकूं। ठीक है, और इसके अलावा हमें जो जरूरत है उस चीज की है कि जिसपे हम आउटपुट देख सके, और वो है ऑसिलोस्कोप। ठीक है, तो हम एक ऑसिलोस्कोप भी यूज कर लेते हैं अपने सर्किट के। ये हमने ऑसिलोस्कोप लगा लिया, इसको हम कनेक्ट कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज याद रखनी है कि जब आपने कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करना हो तो आपने उसको एंड में लगाना है। जब आपने इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप को फाइंड करना हो तो आपने इंडक्टर को एंड पे शिफ्ट कर देना है। अगर आपने रेजिस्टर के क्रॉस यानी वीआर फाइंड करना हो ऑसिलोस्कोप से तो आपने वीआर को शिफ्ट कर देना है एंड। ठीक है, किस तरह मैं आपको दिखाता हूं। हम चैनल ए पे इसको लगा लेते हैं, चैनल बी को यहां पे लगा लेते हैं, और चैनल सी को हम यहाँ पे लगा। चैनल सी पे हमारे पास जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, वो जो कैपेसिटर का वोल्टेज ड्रॉप है वो होगा। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, हम थ्योरेटिकल वैल्यूज फाइंड कर देते हैं। थ्योरेटिकल वैल्यूज फाइंड करने का तरीका क्या है, फिर हम उसके बाद एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज पे आ जाएंगे। हम प्रोटीज से एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। थ्योरेटिकल कैसे फाइंड करेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, हमने जो पीक टू पीक वोल्टेज यूज करना है अपने इस प्रॉब्लम के अंदर, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर, वो है 2 वोल्ट्स का। ठीक है, ये मैनुअल में गिवन है कि आपने कितने वोल्ट पीक टू पीक का वोल्टेज जो है वो लेना है। ठीक है, तो मैनुअल में 2 वोल्ट का ऑलरेडी दिया हुआ है मैंने कि आपने 2 वोल्ट पीक टू पीक वोल्टेज यूज करना है। इसके अलावा आपने जो फ्रीक्वेंसी यूज करनी है वो है 10 किलो हर्ट्ज की। ठीक है, 10 किलो हर्ट्ज की आप लोगों ने अपने इस एक्सपेरिमेंट के अंदर फ्रीक्वेंसी यूज करनी है। तो अगर हम एक्स एल को फाइंड करना चाहे इन चीजों से जो हमें मैनुअल के अंदर गिवन है, तो एक्स एल हमारे पास इक्वल होता है 2 पाई एफ एल के। ठीक है, 2 पाई की वैल्यू भी हमें गिवन है 3.1415, एफ भी हमें गिवन है जो कि है 10 पावर 4 हर्ट्ज। ठीक है, और हमारे पास इंडक्टर की भी वैल्यू है जो कि है 10 मिली हेनरी, तो वो है 10 पावर -4। 10 पावर -4 है या 10 पावर 10 मिली हेनरी है या 1 मिली हेनरी, एक सेकेंड। यहाँ पे जो वैल्यूज हमने लेनी है वो है 10 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, और 10 मिली हेनरी का हमने इंडक्टर लेना है।
हमारे पास जो f की वैल्यू है वो है 10 किलो हर्ट्ज की, तो वो हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3। और जो इंडक्टर है उसका इंडक्टेंस है 10 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -3। तो 10 पावर -3 यहाँ पे 10 पावर 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो XL की वैल्यू है वो आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय 100। 10 मल्टीप्लाई बाय 10 से आ जाएगा 100, तो इससे आ जाएगा 200 पाई। और अगर 200 के साथ आप पाई मल्टीप्लाई कर ले तो उसकी जो वैल्यू है वो आएगी सर 628.3 628.3 आ जाएगी, 628.3 ओहम की। ठीक है, इसी तरह अगर हम XC को फाइंड करें तो वो हो जाएगा 1/2 पाई FC। ठीक है, तो इससे अगर हम फाइंड कर ले तो ये हो जाएगा 2 पाई और फ्रीक्वेंसी 10 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3। और C जो है वो है कितना, 1 नैनो फेराड है मेरे ख्याल में। हमने जो एक्सपेरिमेंट में लिया है वो है 10 नैनो फेराड। ठीक है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -9 फेराड। इसकी जब आप कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपके पास XC की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इससे जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 1/2 पाई और इससे आ जाएगा 10 पावर 1 प्लस 3 प्लस 1 -9। बेसिस सेम है, मैंने पावर्स को ऐड कर दिया, तो इससे आ जाएगा 1/2 पाई और 10 पावर 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 1 5, 5 -9 इज -4। ठीक है, तो ये हो गया 10 पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 पाई। ठीक है, अगर आप 10,000 को डिवाइड कर ले 2 पाई पे तो इससे जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 1591.5 ओहम की। ठीक है, 1591.5 ओहम की वैल्यू हमारे पास आ गई XC की। ठीक है, सर तो और भी जी जी सर इस तरह इस मेथड से तो हम एक्सपेरिमेंटल वैल्यू फाइंड नहीं करते एक्सएल और एक्ससी की। यहाँ पे हम पहले जो है वो एक्चुअल वैल्यूज यूज करते हुए थ्योरेटिकल वैल्यूज फाइंड करेंगे। उसके बाद एंड में हम ओहम्स लॉ अप्लाई करेंगे उधर सर्किट पे और वहां से फिर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, जी सर। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास R हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी हमारे पास है, जो कि है कितना, 1 किलो हर्ट्ज यानी 10 पावर 3 ओहम। ठीक है, तो हमारे पास V जो है XL भी आ गया, XC भी आ गया और R भी आ गया। तो इससे हम एम्पिडेंस फाइंड कर सकते हैं। एम्पिडेंस हम किस तरह से फाइंड करेंगे, उसका जो फार्मूला है हमने भी डिराइव किया है, वो है R² प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है, तो उन वैल्यूज को अगर हम फार्मूले में पुट कर ले तो हमारे पास आ जाएगा 10 पावर 3 स्क्वायर प्लस और 628.3 माइनस 1591.5 होल स्क्वायर। ठीक है, इसकी जब आप कैलकुलेशन कर लें तो आपके पास किस चीज की वैल्यू आ जाएगी, एम्पिडेंस की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कैलकुलेशन कर ले क्या आता है इससे। अच्छा, इससे जो वैल्यू आती है वो है 1388.4 ओम। ठीक है, हमारे पास जो सर्किट का एम्पिडेंस आया इस केस में थ्योरेटिकल वो है 1388.4 ओम। अब यहाँ पे हमारे पास एम्पिडेंस आ गया है। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, हमारे पास इनपुट वोल्टेज भी है जो कि हमने 2 वोल्ट लिया हुआ है, हमारे पास पूरे सर्किट का एम्पिडेंस भी आ गया। लिहाजा हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे सर्किट के अंदर जो कॉमन करंट फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू को हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, उसका जो
फॉर्मूला है वो है ओहम्स लॉ के मुताबिक I इक्वल्स टू V पीक टू पीक डिवाइडेड बाय Z। ठीक है, I इक्वल्स टू V पीक टू पीक डिवाइडेड बाय Z। इनमें वैल्यूज पुट कर ले, 2 डिवाइडेड बाय 1388.4, 1388.4। 2 को 1388.4 पे डिवाइड कर ले तो आपके पास क्या वैल्यू आती है? इससे आती है 0.00144। ठीक है, इसको अगर हम एम्पेयर में कन्वर्ट कर ले तो ये हो जाएगा 1.44 मिलियन पेयर। ठीक है, तो हमारे पास सर्किट का जो करंट है, इस आरएलसी सर्किट का हमारे पास जो करंट है, जिस कॉमन करंट फ्लो कर रहा है इस पूरे सर्किट के अंदर, वो है 1.44 मिलियन पेयर। ठीक है, अब हमारे पास एक्सएल, एक्ससी और आर भी आ गए हैं, हमारे पास एम्पीडेंस भी आ गया है, हमारे पास सोर्स करंट की वैल्यू भी आ गई है जो कि 1.44 मिलियन पेयर है। हमने अब क्या फाइंड करना है, जो कि टेबल में हमें रिक्वायर्ड है, वो है वी आर, वी एल और वी सी। ठीक है, तो वी आर को हम फाइंड कर सकते हैं यूजिंग द फार्मूला वी आर इक्वल्स टू आई आर, और वो हमारे पास इक्वल हो जाएगा 1.44 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -3 और मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस हमारे पास है 1 किलो का, तो वो हो जाएगा 10 पावर 3। तो इससे हमारे पास आ जाएगा 1.44 वोल्ट। ठीक है, 10 पावर -3 और 10 पावर 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास जो वोल्टेज की वैल्यू है वी आर की, वो आ जाएगी 1.44 वोल्ट। इसी तरह आपने क्या फाइंड करना है, वी एल की वैल्यू को फाइंड करना है और वी सी की वैल्यू को भी फाइंड करना है। वी एल हो जाएगा आई इंटू एक्स एल के इक्वल और वी सी हो जाएगा आई इंटू एक्स सी के इक्वल। ठीक है, एक्स एल हमने फाइंड किया है, उसकी वैल्यू आई थी 628.3 ओहम की, और वी सी की वैल्यू आ गई थी हमारे पास 1591.5। तो 1591.5 को अगर आप 1.44 मिलियन पेयर के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो उससे आपके पास कैपेसिटर का जो वोल्टेज है वीसी वो आ जाएगा। ठीक है, जब आप थ्योरेटिकली इन वैल्यूज को फाइंड कर ले तो इससे आप लोग दोनों का थ्योरेटिकल जो वो है थीटा है वो भी फाइंड कर ले। उसके बाद आप लोगों ने एक्सपेरिमेंटली वैल्यूज फाइंड करनी है यूजिंग प्रोटीज। तो हमने क्या फाइंड किया, हमने वी आर फाइंड कर दिया। ठीक है, हम वी सी भी फाइंड कर लेते हैं ताकि वहां पे हम उसको कंपेयर कर सके। वी सी जो है वो इक्वल हो जाएगा आई एक्स सी के इक्वल। ठीक है, आई की वैल्यू हमारे पास है उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, वी आर की जो वैल्यू थी वो थी 1.44 वोल्ट। ठीक है, इसी तरह वी एल सॉरी वी सी हमारे पास इक्वल हो जाएगा आई एक्स सी के। ठीक है, आई हमारे पास है 1.44 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -3 और एक्स सी हमारे पास इक्वल है किस चीज के, एक्स सी इक्वल है 1591.5। 1591.5। ठीक है, इसको अगर आपस में मल्टीप्लाई कर दे तो इससे जो वैल्यू आती है वो है 2.29 वोल्ट। ठीक है, तो हमारे पास वी आर की वैल्यू आ गई 1.44 वोल्ट और वी सी की वैल्यू आ गई 2.29 वोल्ट। ठीक है, अब हम जाते हैं और वहां पे सर्किट में देखते हैं कि क्या हमारे पास वी आर और वी सी की जो वैल्यूज है वोल्टेज की वो 1.44 वोल्ट और 2.29 वोल्ट आती है कि नहीं। ठीक है, ये हमने थ्योरेटिकल वैल्यूज फाइंड कर दिए, अब हम एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज के साथ इसको कंपेयर करें। यहाँ पे आते हैं और देखते हैं कि हमारे पास जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 2.29 के करीब करीब आता है या नहीं आता। ठीक है, तो सर्किट को रन करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हमने 10 किलो हर्ट्ज की ऑलरेडी सेट की हुई है और वोल्टेज जो है वो 2 वोल्ट पीक टू पीक है। ठीक है, हम ऑसिलोस्कोप की सेटिंग ठीक कर देते हैं, चैनल डी पे हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो इसको हम ऑफ कर देते हैं।
और बाकी जो चैनल्स हैं उनमें हम पहले टाइम पीरियड को थोड़ा सा ज्यादा कर देते हैं ताकि वीव करने में आसानी हो जाए। हम चैनल ए को हमने 0.5 वोल्ट पर डिवीजन पे सेट कर दिया, चैनल बी को भी हम 0.5 वोल्ट पर डिवीजन पे सेट कर देते हैं, और इसी तरह चैनल सी को भी हम 0.5 वोल्ट पर डिवीजन सेट कर देते हैं। ठीक है, हम कैपेसिटर का वोल्टेज चेक कर रहे हैं, लिहाजा हम चैनल बी को फिलहाल ऑफ कर देते हैं। ठीक है, हमारे पास जो चैनल सी है उसके ऊपर हमारे पास वो वाला वोल्टेज है जो कि कैपेसिटर का वोल्टेज। ठीक है, हमने 2 वोल्ट पीक टू पीक दिया हुआ है, तो अगर हम देख ले तो यहाँ पे हमारे पास डिविजन्स जो येलो के बन रहे हैं वो है 1 2 3 4, और 4 को जब आप 0.5 से मल्टीप्लाई कर ले तो उससे आता है 2 वोल्ट पीक टू पीक। ठीक है, अच्छा, इसके जो डिविजन्स बन रहे हैं कैपेसिटर के वोल्टेज के वो है 1 2 3 4 और 4.8 समथिंग बन रहे हैं। ठीक है, तो 4.8 को मल्टीप्लाई कर ले 0.5 से, तो उससे क्या आता है 4.8 मल्टीप्लाई बाय 0.5। ठीक है, देख ले कि उससे क्या आता है, तो वो हमारे पास कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज हो जाएगा। फोर पॉइंट एट मल्टीप्लाई बाय 2.4 इक्वल्स टू 2.4। ठीक है, और वहां पे जो वोल्टेज हमने फाइंड किया था वो कितना था, थ्योरेटिकल 2.9 सर। 2.29 और 2.3। ठीक है, तो 2.3 और यहां से आ गया 2.4। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हो गई कैपेसिटर के वोल्टेज की। ठीक है, अगर हमने अब क्या फाइंड करना होगा, मैं सिर्फ ये बताने के लिए कि यहाँ पे अगर हम देख ले तो हमारे पास जो कैपेसिटर है वो सबसे एंड में है। मैंने आपको पहले भी एक लैब में बताया था कि जब आप ऑसिलोस्कोप से एक कंपोनेंट का वो फाइंड करते हैं, वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करते हैं, तो आप एक चैनल पे पूरे उसका जो सर्किट है उसका फाइंड कर सकते हैं, और अगर दूसरे किसी चैनल पे किसी दूसरे कंपोनेंट का वो फाइंड करना चाहते हैं वोल्टेज ड्रॉप, और आप चाहते हैं कि आपके पास बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू आ जाए, तो आप सबसे एंड वाले जो कंपोनेंट है उस पे चेक करें कि उस पे आपके पास वोल्टेज कितना है। तो सबसे एंड वाले पे एक्यूरेट वोल्टेज ड्रॉप आता है, बाकी दरमियान में जो कंपोनेंट्स लगे होते हैं उस पे आपके पास जो वोल्टेज ड्रॉप है वो एक्यूरेट नहीं आता। ठीक है, तो अगर एक्यूरेट वोल्टेज ड्रॉप आपने फाइंड करना है तो उसके लिए बारी बारी आपने एक एक कंपोनेंट को एंड पे शिफ्ट कर देना। जिस तरह कैपेसिटर अभी एंड पे है, आप इस तरह अगर हम इंडक्टर सॉरी ये रेजिस्टर की भी वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करना चाहते हैं तो कैपेसिटर को हम फर्स्ट पे शिफ्ट कर देंगे और रेजिस्टर को उधर शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, इन दोनों को आपस में शिफ्ट कर देते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक हो गया, हमने क्या कर दिया, रजिस्टर को एंड पे शिफ्ट कर दिया और कैपेसिटर को फर्स्ट कंपोनेंट पे। ठीक है, सर्किट को मैंने सेव कर दिया, और यहाँ पे हम अब देखते हैं कि यहाँ पे जो वोल्टेज है रजिस्टर के क्रॉस वो कितना आता है। ठीक है, सर्किट को रन करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पे जो येलो में अभी नजर आ रहा है ये हमारे पास रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है। इसको हम यहाँ पे अगर हम देख ले तो डिविजन्स है 1 2 3 डिविजन्स है, और वोल्ट पर डिवीजन है 0.5। तो 0.5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर ले क्या आता है, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 3, इससे आता है 1.5। और हमने जो वोल्टेज ड्रॉप फाइंड किया था वो कितना था रजिस्टर के क्रॉस, वो 1.44 था। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली दोनों आपस में एक दूसरे के करीब करीब है। तो इस तरीके से आप लोगों ने थ्योरेटिकल वीएलबी फाइंड करना है, और यहाँ पे आके एक्सपेरिमेंट में प्रोटियस से एक्सपेरिमेंटल वीएलबी फाइंड करना है। ठीक है, और फिर क्या करना है, एंड में आप लोगों ने एक्सपेरिमेंटल वीसी सॉरी आई और जो करंट्स है उनकी वैल्यूज को भी फाइंड करना है। वो फिर क्लोज हो गया प्रोटियस।
अच्छा, हमने थ्योरेटिकल एम्पिडेंस की वैल्यू और उसके अलावा एक्सएल, एक्ससी और आर की वैल्यूज हमने फाइंड कर दी हैं थ्योरेटिकली। और थ्योरेटिकल हमने वी सी वी आर और वी एल भी फाइंड कर दिया, और एक्सपेरिमेंटल भी हमने वी आर और वी सी को फाइंड कर दिया है। अभी हमने एक्सपेरिमेंटली जो उस हैं क्या चीजें रेजिस्टर्स की, यानी रिएक्टेंसेस की, एक्सएल एक्ससी की वैल्यूज हमने अभी एक्सपेरिमेंटली, और एलजी जो है एम्पिडेंस जो है उनकी वैल्यूज एक्सपेरिमेंटली हमने फाइंड नहीं की। तो उसका तरीका क्या है एक्सपेरिमेंटली फाइंड करने का? उसका तरीका ये है कि आप लोग क्या कर ले, सर्किट का करंट जो है सिमुलेशन से फाइंड करें। उसके लिए आप लोगों ने सर्किट के अंदर क्या करना है, सीरीज में अपने कंपोनेंट्स के साथ, जिस तरह मैंने लगाया हुआ है, आप लोगों ने एक एसी एमीटर लगा ले इस तरह से, और सर्किट को रन कर ले। तो आपके पास थोड़ी देर के बाद जो मैक्सिमम वैल्यू है करंट की, उस पे आपका जो एमीटर है वो चला जाता है। ठीक है, अगर आपके पास इसमें वैल्यू 0 आती है तो इस पे आप इसको स्टॉप करके इस पे आप क्लिक कर ले, और यहाँ पे देख ले, यहाँ पे देख ले कि आपके पास जो डिस्प्ले रेंज है उसमें ड्रॉप डाउन में आपके पास जो 3 ऑप्शंस है, एम्स में आप डिस्प्ले कर सकते हैं करंट को, मिली एम्स में और माइक्रो एम्स में। तो आप उसमें मिली एम्स को सेलेक्ट कर ले, तो आपके पास जो करंट है उसकी वैल्यू मिली एम्स में यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी एमीटर के अंदर। ठीक है, तो करंटली हमने मिली एम्स पे इसको सेट किया है, और हमारे पास जो वैल्यू इसकी आती है वो 0.52 आती है। ठीक है, अगर हम देख ले तो यहाँ पे हमारे पास जो मैक्सिमम आरएमएस वैल्यू है वो 0.52 आता है। ठीक है, तो ये आपके पास आरएमएस वैल्यू है, और हमने जो थ्योरेटिकल करंट की वैल्यू फाइंड की थी सोर्स करंट की, वो थी पीक टू पीक, आई पीक टू पीक। ठीक है, और ये हमें आरएमएस वैल्यू देता है पीक करंट की। ठीक है, तो अगर हमने इससे पीक टू पीक वोल्टेज की वैल्यू फाइंड करनी हो तो उसका जो फार्मूला है वो क्या है कि आप लोग क्या कर ले, आई पीक टू पीक फाइंड करने के लिए 0.52 को √2 के साथ मल्टीप्लाई कर। ठीक है, उसको जब आप मल्टीप्लाई कर ले तो उससे आपके पास पीक करंट आ जाएगा। उसको पीक टू पीक में कन्वर्ट करने के लिए फिर आप उसको 2 से मल्टीप्लाई कर ले। ठीक है, यहाँ पे जो आपको ये करंट देता है वो है 0.52। चलो देख लेते हैं कि इससे क्या वैल्यू आती है। हमने जो करंट फाइंड किया था वो था 1.44 मिली एम्पेयर का, तो क्या इसका करंट भी उसके करीब आता है या नहीं, हम देखते हैं। ठीक है, हमने क्या करना है, हमने 0.52 जो हमारे पास IRMS की वैल्यू आई वो है 0.52, और उसको आप मल्टीप्लाई कर ले इसके साथ √2 के साथ। तो √ हमारे पास यहाँ पे, तो हमने VC जो फाइंड किया ऑसिलोस्कोप से, तो वो कितना है, VC जो हमने फाइंड किया ऑसिलोस्कोप से वो था 2.4। ठीक है, 2.4। और यहाँ पे जो करंट हमने फाइंड किया है आई पीक टू पीक वो है 1.47 मिली एम्पेयर। ठीक है, हमारे पास VC भी आ गया, आई भी आ गया, तो R इज इक्वल टू V बाय आई, या फिर XC इक्वल्स टू VC डिवाइडेड बाय I से हम XC की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। VC हमारे पास है 2.4 और I हमारे पास है 1.47 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ तो इससे हमारे पास जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, आप 2.4 को 1.47 पे डिवाइड कर ले, क्या आता है? सर 1.63। 1.63 के साथ 1000 मल्टीप्लाई करें, 1632.65 सर। 1632.65 और हमारे पास जो थ्योरेटिकल वैल्यू हमने फाइंड की थी XL की वो थी 1591.5। ठीक है, वो थी 1591.5। ठीक है, तो आपके पास ये थ्योरेटिकल वैल्यू हो गई, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हो गई, इसका आप स्टैंडर्ड डिविएशन भी फाइंड करेंगे। ठीक है, और आप जब XC XL और वो रेजिस्टेंस तो ऑलरेडी आप लोग के पास है, ये जब आप लोगों के पास एक्सपेरिमेंटल आ जाए तो एक्सपेरिमेंटल एम्पिडेंस भी आप इनसे फाइंड कर ले यूजिंग देयर फार्मूला, और फिर
उनका जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो भी फाइंड करें। ठीक है, यहां तक किसी को समझ ना आया हो तो पूछ ले। जी नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं।